आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस क्या है? एलसीआर सर्किट में अगर किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर मैक्सिमम करंट फ्लो हो रही है तो हम उसे कहेंगे कि इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस है। इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस होगा कब? एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर होगा और उस फ्रीक्वेंसी को हम कहेंगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। एलसीआर सर्किट में हम लोगों ने वोल्टेज और करंट का फॉर्मूला पढ़ा था कि I बराबर होता है B अपॉन जेड। जेड होता है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अगर किसी भी तरीके से ये XL और XC बराबर हो जाए, बराबर होंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 0। यानी क्या हुआ? रेजिस्टेंस नीचे क्या है? इम्पीडेंस की वैल्यू थोड़ी सी कम हो रही है। इम्पीडेंस की वैल्यू कम होगी तो करंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। इसका मतलब कि वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जिस पर XL और XC बराबर होंगे उस फ्रीक्वेंसी पर करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। क्यों मैक्सिमम होगी? क्योंकि ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये क्वांटिटी कितनी आएगी? 0 आएगी। अब जरा इसमें ये देखते हैं कि किस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ऐसा होता है। हमने क्या कहा कि अगर XL XC के बराबर है तो एक फ्रीक्वेंसी निकल कर आएगी जिसे हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहेंगे और जिस पर क्या होगा? सर्किट में, एलसीआर सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो होना स्टार्ट कर देगी। एक बार जरा देख लेते हैं डेफिनेशन। इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस इज सेड टू टेक प्लेस इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट व्हेन द सर्किट अलाउज मैक्सिमम करंट फॉर ए गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग सप्लाई फॉर विच कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC इक्वल टू द इंडक्टिव रिएक्टेंस XL। मतलब XL और XC जब बराबर हो जाएं जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर, वहां पर क्या मिलेगा हमें? इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस मिलेगा। रेजोनेंस अकर्स एट ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। एट दिस फ्रीक्वेंसी द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट बिकम वेरी लार्ज इन सीरीज एलसीआर सर्किट। अब जरा हम फॉर्मूला निकाल लेते हैं। वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी? XL को हमने XC के बराबर रख दिया। XL होता है ओमेगा इंटू L, XC होता है 1/ओमेगा C। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया 1/LC। ओमेगा बराबर आ गया 1/√LC। ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई न्यू नॉट बोल देते हैं हमने। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी निकालना है हम, 1/√LC। तो यहाँ से उस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आएगी? 1/2 पाई इंटू 1/√LC। ये वैल्यू निकल के आ जाती है फ्रीक्वेंसी की। इस फ्रीक्वेंसी को ही कहेंगे हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? एकदम मैक्सिमम हो जाएगी। अगर हम करंट का और फ्रीक्वेंसी का ओमेगा का ही खींच लें अगर ग्राफ, तो भी हमें देखिए क्या मिलता है। बाई एक्सिस पर आपने करंट ले लिया, मान लीजिए ये मैक्सिमम वैल्यू ले ली करंट की आपने। एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है, उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पर आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट होगी और ये क्या होगा? ओमेगा नॉट होगा। तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये इस ओमेगा नॉट पर एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस R1 के लिए। अब किसी दूसरे रेजिस्टेंस के लिए खींचे हम ग्राफ तो किस तरीके का आएगा? इस तरीके से। किसी तीसरे रेजिस्टेंस के लिए खींचे तो इस तरीके से ग्राफ आएगा। ये स्ट्रेट लाइन में होगा, थोड़ा सा अलग बन गया है। जो पीक मिलेगी हमें ये इस तरीके से। एक ही सीध में मिलेगी। ये मान लीजिए R1 रेजिस्टेंस पर था, R2 रेजिस्टेंस पर ये है, R3 रेजिस्टेंस पर ये है। तो मैक्सिमम करंट किस पर आ रहा है? इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पर आ रहा है। तो ये रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, R3 ज़्यादा होगा या R1 ज़्यादा होगा या R2 ज़्यादा होगा, ये हम देख सकते हैं। आपको पता है रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो करंट क्या आएगी? कम वैल्यू आएगी करंट की, है ना। तो इसका मतलब R3 क्या है? ज़्यादा या कम है?
R3 कम है तभी करंट क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। देखिए करंट कितना मैक्सिमम पहुंच गया, इस R1 पर करंट कितना है, इतना, R2 पर क्या है करंट इतना। यानी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के लिए हम देखें और फ्रीक्वेंसी हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसके लिए हमें करंट कम मिलेगी, और जैसे ही रेजिस्टेंस कम होगा करंट क्या होगी आपकी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हमसे पूछा जाए तो हम बता सकते हैं कि R1 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R3। ठीक है, R3 रेजिस्टेंस सबसे कम होगा क्योंकि उसके लिए करंट क्या आ रही है, सबसे ज़्यादा आ रही है। अब जरा एक बार देख लेते हैं इसे। ये बता चुका हूं मैं, करंट का फॉर्मूला होता है आई बराबर बी अपॉन जेड, बी अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। एक्सएल को एल ओमेगा बोल देते हैं, एक्सी को 1 अपॉन ओमेगा सी। इक्वेशन 1 से आपको देखिए पता लग रहा है कि करंट आई विल बी मैक्सिमम इफ इम्पीडेंस जेड ऑफ द सर्किट इज मिनिमम, यानी इम्पीडेंस जेड मिनिमम होगा तो हमें करंट क्या मिलेगा, मैक्सिमम। और मिनिमम कैसे होगा, एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाए तो ये वाली टर्म पूरी जीरो हो जाएगी, ये जीरो होगी तो इसका मतलब केवल आर रह गया नीचे, बी अपॉन आर। तो हमें क्या मिलेगा, करंट मैक्सिमम मिलेगा। एक्सएल बराबर एक्सी रख दिया हमने फॉर ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, देन द इम्पीडेंस ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट इज गिवन बाय जेड इक्वल्स टू आर, और ये कैसा आएगा, मिनिमम आएगा। देयरफॉर एट दिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट द करंट एम्पलीट्यूड इन सीरीज एलसीआर सर्किट बिकम्स मैक्सिमम एंड गिवन बाय आई नॉट कितना आएगा, बी अपॉन आर। वैसे बी अपॉन जेड आता था बट जेड में आपको पता है एक्सएल और एक्सी बराबर हुए तो वहां पर केवल आर बचा। इस फ्रीक्वेंसी को न्यू नॉट को हम कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट, और इस फिनोमिना को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया भी, एक्सएल बराबर एक्सी रख के आप निकाल सकते हो, फॉर्मूला आएगा न्यू नॉट बराबर 1/2 पाई अंडर रूट एलसी। ये ग्राफ जो अभी बताया था वो है डिफरेंट रेजिस्टेंस के लिए हमने एक पर्टिकुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर ग्राफ खींचा है करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच। फ्रीक्वेंसी देखिए R3 रेजिस्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा है इसलिए इसका करंट कम आया है। R2 क्या है, थोड़ा सा इससे कम है इसलिए करंट थोड़ा बढ़ गया। R3 सबसे छोटा है, R1 सबसे छोटा है तो करंट की वैल्यू क्या आ रही है, सबसे ज़्यादा आ रही है। तो ये एक्सप्रेशन है, आप याद रख सकते हो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का। इसमें एक छोटा सा टॉपिक और है क्यू फैक्टर, उस पर भी बात करेंगे। पहले आता था क्वेश्चन, अब नहीं आता है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेजिस्टेंस आर ऑफ द सर्किट। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो होगी उसमें देखिए फॉर्मूले में कहीं आर आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आर से क्या है, रेजिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है। The variation of current I with angular frequency omega for a series LCR circuit shown in figure. Sharpness of the resonance curve increases with the decrease in the resistance. ये याद रखना है यहाँ पर, शार्पनेस जो है, ये जो आपका कर्व आया है शार्पनेस इसकी बढ़ती जा रही है जैसे जैसे रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये हमें इसमें याद रखना है कि शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस कर्व इंक्रीजेज विद द डिक्रीज इन द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जितना कम होता जाएगा शार्पनेस बढ़ेगी। शार्पनेस क्यों बढ़ रही है, क्योंकि करंट की वैल्यू बढ़ती जा रही है। एट ए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी द करंट इन द सर्किट हैज मैक्सिमम वैल्यू, और उसे हम आई नोट से डिनोट कर सकते हैं। कंक्लूजन क्या हुआ इसका, सीरीज एलसीआर रेजोनेंस अकर्स व्हेन एक्सएल बराबर एक्सी, एक्सएल बराबर एक्सी की हो जाता है, और इम्पीडेंस करंट इन द सर्किट इज मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम हो जाएगा। इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज मिनिमम, एक्सएल और एक्सी के बराबर होने की वजह से जेड में केवल आर बचता है, यानी इम्पीडेंस क्या हो गया, मिनिमम हो गया, एंड इक्वल टू द ओहमिक रेजिस्टेंस आर, और रेजिस्टेंस आर के बराबर हो जाता है। एक क्यू फैक्टर और निकालते हैं इसमें। क्यू फैक्टर क्या होता है रेजोनेंस सर्किट का, क्यू फैक्टर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज अक्रॉस एल और सी अपॉन अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस आर। तो क्यू बराबर होता है बी एल अपॉन बी आर। ये क्या है, एल लगा हुआ है तब वोल्टेज, ये आर के अक्रॉस वोल्टेज है तो बी एल अपॉन बी आर हो सकता है, और क्यू बराबर क्या होगा, बी सी अपॉन बी आर। तो Q बराबर यहाँ से निकल के आएगा 1/r अपॉन अंडर रूट L अपॉन C। ये आपको केवल फॉर्मूला याद रखना है इसमें।